अप्रैल 2026 की बात है। लखनऊ। हाँ, विकास नगर और टेढ़ी पुलिया का वो स्लम इलाका। बिल्कुल। एक बहुत ही मामूली सी कह सकते हैं प्लास्टिक और बांस की झोपड़ी में आग लगती है। जो शुरुआत में तो मतलब एकदम एक बहुत ही साधारण सी घटना लग रही थी। हाँ, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर ना ये साधारण सी आग लगभग 50 से अधिक बहुत ही मजबूत और भारी लोहे के एलपीजी सिलेंडरों को चीर कर रख देती है। बाप रे, 50 सिलेंडर। हाँ, एक छोटी सी चिंगारी पूरे उस इलाके को मतलब लिटरली एक खौफनाक युद्ध के मैदान में बदल देती है। सही बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मकसद सिर्फ इस तबाही के डरावने आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि हम गहराई में जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो स्रोत हमारे पास हैं, जैसे जांच रिपोर्ट है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं, उनके आधार पर हम उस खतरनाक चेन रिएक्शन को समझेंगे। एग्जैक्टली। मतलब ये घटना ना मुझे कुछ आग और धातु से बने डोमिनोज के गिरने जैसी लगी। डोमिनोज? अच्छा। हाँ, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर दिया। एक गिरा तो सब गिरते चले गए। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और हम उस विज्ञान को भी डिकोड करेंगे जो एक शांत पड़े सिलेंडर को अचानक से बम में बदल देता है। और सबसे जरूरी बात, हम उन अनदेखी चेतावनियों पर भी गौर करेंगे जिन्होंने इस घटना को एक ऐसी त्रासदी बना दिया जिसे बहुत आसानी से टाला जा सकता था। हाँ, वो तो है। देखिए, इस पूरी घटना की ना क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तबाही का ये जो पैमाना था, ये एक झटके में नहीं हुआ। तो मतलब शुरुआत कैसे हुई? 15 और 16 अप्रैल के दरमियानी शाम का वक्त था। समय लगभग 5:30 बज रहे थे। शाम का टाइम, जब लोग अक्सर खाना वाना बनाना शुरू करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और स्रोतों के अनुसार शुरुआत एक कच्ची झोपड़ी से होती है, जो मुख्य रूप से प्लास्टिक, लकड़ी, तिरपाल और पुराने कपड़ों से बनी हुई थी। मतलब पूरी तरह से ज्वलनशील चीजें। बिल्कुल। आग लगने का शुरुआती कारण या तो कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, या फिर किसी एक सिलेंडर से हो रहा गैस का रिसाव। जैसे ही आग भड़की ना, उसने झोपड़ी के उन सारी ज्वलनशील सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया। वो तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ जो भौतिकी और रसायन विज्ञान का खेल शुरू हुआ, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। मतलब विज्ञान के नजरिए से क्या बदल गया वहां? देखिए, एक झोपड़ी की आग का तापमान आमतौर पर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब वो आग एक बंद एलपीजी सिलेंडर को चारों तरफ से घेर लेती है ना, तो सिलेंडर के अंदर की दुनिया पूरी तरह से बदलने लगती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मैंने जांच रिपोर्ट पढ़ते समय ना इसी बात पे सबसे ज्यादा गौर किया था। अच्छा। क्या सवाल था दिमाग में? हम हमेशा सुनते हैं और घर में देखते भी हैं यार, कि एलपीजी सिलेंडर बहुत मजबूत और भारी लोहे या स्टील के बने होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी टेस्टिंग बहुत सख्त होती है। तो लोहे का पिघलने का तापमान तो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हाँ, 1500 के करीब। और एक साधारण सी लकड़ी या प्लास्टिक की आग मुश्किल से 600 या 800 डिग्री तक पहुंचती होगी। तो ये धातु फट कैसे रही है? मेरा मतलब है, ये आग इतनी भयंकर कैसे हो सकती है कि वो इतने मजबूत धातु के ढांचे को चीर दे? पिघलाने के लिए तो ये आग काफी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आग लोहे को पिघलाकर सिलेंडर को नहीं फाड़ रही है। अच्छा, तो फिर? सिलेंडर के फटने की वजह बाहर की आग नहीं, बल्कि अंदर का दबाव है। ओहो, अंदर का दबाव। हाँ, देखिए, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का एक मिश्रण होती है। और इसका सबसे अहम गुण ये है कि सिलेंडर के अंदर ये गैस के रूप में नहीं, बल्कि भारी दबाव के कारण तरल मतलब लिक्विड रूप में जमा होती है। हाँ, लिक्विफाइड लिखा भी होता है उस पर। बिल्कुल। तो जब बाहर झोपड़ी में आग लगती है, तो वो आग सिलेंडर के लोहे को एक बर्तन की तरह गर्म करने लगती है। एक भगोने की तरह। एग्जैक्टली। जैसे हम गैस पर पानी उबलने के लिए रखते हैं ना, ठीक वैसे ही बाहर की आग सिलेंडर के अंदर मौजूद उस तरल गैस को उबालने लगती है। अरे बाप रे! तो मतलब वो लिक्विड उबलकर गैस में बदलने लगता है, और क्योंकि सिलेंडर पूरी तरह से बंद है, तो वो गैस बाहर नहीं निकल पाती। एकदम सही पकड़े। जब तरल पदार्थ गैस में बदलता है, तो उसे फैलने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। कितनी जगह? एलपीजी के मामले में जब वो तरल से गैस बनती है, तो उसका आयतन लगभग 250 गुना बढ़ जाता है। 250 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। अब गैस फैलना चाहती है, लेकिन लोहे का आवरण उसे रोके हुए है।
इससे अंदर का दबाव बहुत तेजी से मतलब बेतहाशा बढ़ने लगता है। पर सिलेंडरों में कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होता क्या? होता है ना, हर सिलेंडर के ऊपर एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जिसका काम होता है कि अगर दबाव एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो वो थोड़ी सी गैस बाहर निकालकर दबाव कम कर दे। तो यहाँ वो वॉल्व काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि जब आग चारों तरफ से लगी हो ना, तो तरल इतनी तेजी से उबलता है कि सेफ्टी वाल्व उस बेतहाशा दबाव को बाहर निकालने में पूरी तरह विफल हो जाता है। ओहो, मतलब वॉल्व की कैपेसिटी से ज्यादा गैस बन रही थी। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और चीज हो रही है, लगातार आग की गर्मी सहने की वजह से सिलेंडर का जो लोहा है वो कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा, तो गर्मी से लोहा पिघल नहीं रहा है पर कमजोर हो रहा है। हाँ, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब खिंचाव सहने की क्षमता, वो कम हो जाती है। अब सोचिए, एक तरफ लोहा कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ अंदर का दबाव भयानक रूप से बढ़ रहा है। ये तो एकदम परफेक्ट स्टॉर्म वाली बात हो गई। हाँ, और फिर एक बिंदु ऐसा आता है जब वो धातु का ढांचा उस अंदरूनी दबाव के सामने हार मान लेता है और सिलेंडर बीच से फट जाता है। ये तो बिल्कुल बिना सीटी वाले प्रेशर कुकर को तेज आंच पर छोड़ देने जैसा है। बहुत सही उदाहरण है ये। मतलब आप बस इंतजार कर रहे हैं कि वो कब फटेगा, लेकिन इस मामले में एक कुकर के फटने से निकली आग और ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वो आसपास रखे 50 और कुकरों को गर्म करके उन्हें भी फाड़ने लगती है। एग्जैक्टली। और स्रोतों में ना इस पूरे वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ब्लेव। हाँ, मैंने पढ़ा था, BLEVE। ये ब्लेव असल में होता क्या है? ब्लेव का पूरा नाम है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। और ये कोई साधारण धमाका नहीं होता। जब कमजोर पड़ा हुआ लोहे का आवरण फटता है ना, तो अंदर का जो दबाव है वो अचानक से शून्य हो जाता है। अचानक से शून्य? हाँ, और इस अचानक दबाव कम होने की वजह से अंदर बचा हुआ सारा का सारा उबलता हुआ तरल पदार्थ एक ही सेकंड के 1000वें हिस्से में, मतलब पलक झपकते गैस में बदल जाता है। बाप रे। और क्योंकि बाहर पहले से ही आग लगी हुई है, ये गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में थर्मल रनअवे की स्थिति पैदा होती है। मैंने इस थर्मल रनअवे के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें तो ये काम कैसे करता है? क्या ये किसी बेकाबू ट्रेन की तरह है जो ढलान पर बस अपनी गति बढ़ाती जा रही है? ये एनालॉजी काफी हद तक सटीक है। देखिए, थर्मल रनअवे विज्ञान में एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां तापमान बढ़ने से कोई रासायनिक या भौतिक प्रतिक्रिया शुरू होती है। और वो प्रतिक्रिया खुद इतनी ऊर्जा या गर्मी पैदा करती है कि तापमान और तेजी से बढ़ने लगता है। मतलब वो खुद को ही फीड कर रही है? हाँ, ये एक ऐसा चक्र है जिसे बीच में रोका नहीं जा सकता। सिलेंडर के मामले में जब गैस फैलती है और आग पकड़ती है तो वो एक विशाल आग का गोला बनाती है, जिसे हम फायरबॉल कहते हैं। वो जो हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं, बड़ा सा आग का गोला? बिल्कुल वैसा ही। ये फायरबॉल हवा में कई फीट ऊपर तक उठता है और अपने आसपास के तापमान को कई 100 डिग्री तक बढ़ा देता है। और जो सिलेंडर के टुकड़े हैं उनका क्या होता है? वो सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब सिलेंडर फटता है तो धातु के बड़े भारी और नुकीले टुकड़े छर्रों की तरह, मतलब एकदम मिसाइल की तरह, बहुत तेज गति से हर दिशा में उड़ने लगते हैं। और यही वो बिंदु है जहां ये घटना एक झोपड़ी की आग से एक सामूहिक तबाही में बदल गई। बिल्कुल। इंजीनियरिंग की रिपोर्ट्स में मैंने देखा, इसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहा गया है। नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही सकारात्मक या अच्छी चीज हो, लेकिन यहाँ तो ये पूरी तरह से तबाही मचा रहा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि विज्ञान की भाषा में पॉजिटिव फीडबैक का मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा, तो इसका तकनीकी मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक घटना दूसरी घटना को जन्म दे रही है और वो दूसरी घटना वापस पहली घटना की ताकत को और बढ़ा रही है। समझ गया। इसे कैस्केडिंग फेलियर या क्रमिक विफलता भी कहते हैं। अब देखिए, जब पहला सिलेंडर फटा तो उसके फायरबॉल और उड़ते हुए लोहे के गर्म टुकड़ों ने आसपास की झोपड़ियों में भी आग लगा दी। हाँ, जाहिर है। उन झोपड़ियों में रखे सिलेंडरों के आसपास का तापमान अचानक से बढ़ गया। अब जो प्रक्रिया पहले सिलेंडर में 15 मिनट में हुई थी, वो बाकी सिलेंडरों में सिर्फ 2 मिनट में होने लगी। ओहो, मतलब टाइम कम होता गया। हाँ, आग लगी, सिलेंडर गर्म हुआ, सिलेंडर फटा तो आग और फैली हुई आग ने और ज्यादा सिलेंडरों को गर्म किया, जिससे एक साथ कई धमाके हुए। बाप रे। एक के बाद एक कड़ियां टूटती गईं और पूरा स्लम इलाका इस तबाही की चपेट में आ गया। और स्रोतों में जो बस्ती के लेआउट का वर्णन है ना, उसने इस
कैस्केडिंग फेलियर को रोकने के बजाय मुझे लगता है और बढ़ा दिया। वो कैसे? क्योंकि झोपड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई थी। उनके बीच कोई खाली जगह थी ही नहीं जहां आग रुक सके। हाँ, स्लम इलाकों में ऐसा ही होता है। ऊपर से उन झोपड़ियों की छतों पर प्लास्टिक की तिरपाल, बांस और लकड़ियां थीं। ये चीजें इस आग के लिए एक तरह से हाईवे का काम कर रही थी। बिल्कुल सही शब्द है, हाईवे। जिससे आग एक घर से दूसरे घर तक मतलब बिजली की रफ्तार से पहुंच रही थी। इस तबाही का जो मंजर था वो वाकई दिल दहला देने वाला था। बहुत खौफनाक। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 280 से 300 झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। 300 झोपड़ियां मतलब पूरा एक मोहल्ला। पलक झपकते ही एक पूरा का पूरा स्लम इलाका, एक जीती जागती बस्ती नक्शे से ही मिट गई। 1000 से अधिक लोग बेघर हो गए यार। उनके जीवन भर की जमा पूंजी राख हो गई। हाँ, मवेशियों का भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि उस बस्ती के आसपास जो पक्के घर थे ना, उन्हें भी इन धमाकों की शॉक वेव्स और आग की लपटों से भारी नुकसान पहुंचा। शॉक वेव्स तो बहुत दूर तक जाती हैं। पूरा इलाका जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को देखते हुए ना, ये सोचना भी मुश्किल होता है कि इस भयावह स्थिति के बीच कोई भी सुरक्षित कैसे बच पाया होगा। वही तो, क्योंकि लगातार हो रहे विस्फोट और हर तरफ फैली आग किसी भी बचाव कार्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ पर स्रोतों में एक आंकड़ा है जो शुरुआत में थोड़ा हजम नहीं होता। कौन सा आंकड़ा? 50 से ज्यादा मजबूत सिलेंडर बम की तरह फटे। आग का ऐसा तांडव हुआ जिसने 300 घरों को राख कर दिया, आसपास की पक्की इमारतों को हिला दिया। लेकिन जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी इंसान की जान नहीं गई, केवल कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। मैं यहां सच में थोड़ा रुककर सोचना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ किस्मत थी? क्या उस दिन संयोग से लोग घरों में नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि इतनी बड़ी आपदाओं में हम आमतौर पर ऐसे आंकड़े नहीं देखते। इसे लोग चमत्कार कह रहे हैं, लेकिन बचाव टीमों के प्रोटोकॉल को देखकर लगता है कि ये किस्मत से कहीं ज्यादा रणनीति का परिणाम था। बिल्कुल। बचाव अभियान की बारीकियों को देखने पर ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई चमत्कार नहीं था। तो असल में हुआ क्या था वहां? दमकल विभाग, पुलिस और खास तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो त्वरित कार्रवाई थी ना, उसने सारा अंतर पैदा किया। सूचना मिलते ही 20 से अधिक दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया। 20 गाड़ियां? काफी बड़ा रिस्पॉन्स था। हाँ, लेकिन इस तरह के हालातों में जहां संकरी गलियों में लगातार धमाके हो रहे हों, वहां रणनीति बिल्कुल अलग होती है। कैसे? दमकल विभाग का पहला काम आग बुझाना था ही नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। मैं यही बात नोटिस कर रहा था। आमतौर पर हम सोचते हैं कि फायर ब्रिगेड आएगी और तुरंत पानी की बौछार शुरू कर देगी आग पर, जो कि लॉजिकल भी लगता है। लेकिन जब बचाव दल को पता है कि अंदर 50 अनफटे सिलेंडर हैं जो किसी भी सेकंड फट सकते हैं, तो पानी डालना प्राथमिकता कैसे नहीं था? क्योंकि देखिए, जब ब्लेव का खतरा मंडरा रहा हो ना, तो आप सिर्फ आग पर काबू पाने की कोशिश में लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। अच्छा। पानी की बौछार से आग बुझने में समय लगता है, लेकिन सिलेंडर फटने में नहीं। पॉइंट है। इसलिए आपदा मोचन बलों का पहला और सबसे अहम कदम था इवैक्यूएशन, यानी लोगों की निकासी। उन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया। हाँ, उन्होंने सबसे पहले एक ब्लास्ट जोन या एक्सक्लूजन जोन तय किया। ये एक्सक्लूजन जोन क्या होता है? ये वो दायरा होता है जहां तक फटे हुए सिलेंडर के टुकड़े और जो हमने फायरबॉल की बात की थी वो पहुंच सकते हैं। ओके, मतलब खतरे का दायरा। एग्जैक्टली। बचाव दलों ने बस्ती के अंदर घुसकर सबसे पहले निवासियों को उस ब्लास्ट जोन से बाहर निकाला। जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। संकरी गलियों और भगदड़ के माहौल में 1000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन है। और ये सब तब हो रहा था जब उनके आसपास एक एक करके सिलेंडर फट रहे थे, मतलब लिटरली बॉम्ब फूट रहे हैं। हाँ, सोचिए क्या मंजर रहा होगा। भीड़ को नियंत्रित करना, उन्हें सही रास्ते से बाहर ले जाना और ये सुनिश्चित करना कि कोई अपना सामान बचाने के लिए वापस झोंपड़ी में ना घुसे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। इसी त्वरित और सटीक निकासी ने एक बहुत बड़ी सामूहिक जनहानि को रोक दिया। वाकई। जब लोगों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया ना, तब दमकल गाड़ियों ने आग को घेरना शुरू किया। तंग गलियों की वजह से गाड़ियां सीधे अंदर तो जा नहीं सकती थीं। हाँ, गलियां तो बहुत छोटी होती हैं वहां। इसलिए उन्होंने बाहर से ही पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोका। लगभग 2 से 3 घंटे के लगातार प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और उसके बाद? इसके तुरंत बाद प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए, जहां उन बेघर लोगों के लिए भोजन, आश्रय और चिकित्सा की व्यवस्था की गई।
तो बचाव दल की इस रणनीति और बहादुरी की वजह से ही आज हम किसी की मौत का मातम नहीं मना रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अगर हम बस राहत की सांस लेंगे, चलो यार किसी की जान नहीं गई, और इस कहानी को यहीं खत्म कर दें, तो ये खुद को धोखा देना होगा। सही कहा। बचाव दल ने अपना काम बहुत अच्छे तरह किया, लेकिन अगर हम स्रोतों की गहराई में जाएं और उन कारणों की पड़ताल करें जिनकी वजह से आग इतनी भयंकर हुई, तो पता चलता है कि ये घटना कोई अचानक आसमान से गिरी आफत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता थी, एक ऐसी त्रासदी जिसे बहुत पहले रोका जा सकता था। अगर हम इसे एक व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो जांच रिपोर्ट में जो सबसे बड़े कारण उभर कर आए हैं वो हमारे अनियोजित शहरीकरण की कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। मतलब ये स्लम बस्तियों का जो स्ट्रक्चर है। हाँ, ये बस्ती पूरी तरह से अनियोजित और अवैध थीं। यहाँ की संकरी गलियां इतनी तंग थीं कि दमकल की भारी गाड़ियां अंदर घुस ही नहीं सकती थीं। जो हमने अभी डिस्कस भी किया। यही वजह थी कि आग पर काबू पाने में शुरुआती देरी हुई और आग को फैलने का समय मिल गया। और बिजली का भी कुछ इशू था ना? हाँ, इसके अलावा पूरे इलाके में अवैध और ओवरलोडेड बिजली की तारों का जंजाल फैला हुआ था, जो स्लम में आमतौर पे दिखता है, जो किसी भी वक्त शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता था। और झोपड़ियों के निर्माण में पूरी तरह से प्लास्टिक, तिरपाल और बांस जैसी ज्वलनशील सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ था। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा और मुझे लगता है खतरनाक कारक था वो था हाई एलपीजी डेंसिटी। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब है कि एक ही छोटी सी जगह में बहुत सारे गैस सिलेंडरों का रखा होना। स्रोतों के अनुसार बहुत सी झुग्गियों में एक से अधिक सिलेंडर रखे हुए थे। बिल्कुल। जगह की कमी की वजह से लोग सिलेंडर को उसी छोटी सी कोठरी में रखते हैं जहां में सोते हैं, और वहीं पे वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं होता, कोई खिड़की नहीं होती ठीक से। इतनी संकरी जगह, इतनी ज्वलनशील सामग्री और इतने सारे सिलेंडर, ये तो किसी टाइम बॉम्ब पर बैठने जैसा है। हाई एलपीजी डेंसिटी ना स्लम इलाकों की एक बहुत बड़ी और अनदेखी समस्या है। ऐसा क्यों? देखिए, पिछले कुछ सालों में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है, सरकार भी प्रमोट कर रही है, जो स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे धुएं से होने वाली बीमारियां कम होती हैं, औरतों को फायदा होता है। हाँ, चूल्हे के धुएं से छुटकारा। लेकिन समस्या ये है कि ईंधन तो आधुनिक हो गया, पर उन बस्तियों का बुनियादी ढांचा आज भी वही पुरानी प्लास्टिक और बांस की झोपड़ियों का है। ओहो, मतलब अपग्रेड सिर्फ एक चीज हुई? एग्जैक्टली। अब विज्ञान देखिए, एलपीजी गैस हवा से भारी होती है। अच्छा। हाँ, अगर सिलेंडर से गैस रिसती है तो वो हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर फर्श के पास जमा होने लगती है, जैसे पानी बहता है नीचे। बिल्कुल। अगर झोपड़ी में नीचे की तरफ कोई वेंटिलेशन या हवा निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो गैस वहां तब तक जमा रहती है जब तक कि उसे कोई चिंगारी न मिल जाए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे जो बात सबसे ज्यादा निराश करने वाली लगी यार, वो ये है कि प्रशासन को इस खतरे के बारे में पहले से पता था। हाँ, ये सबसे दुखद हिस्सा है। रिपोर्ट साफ बताती है कि ठीक इसी जगह पर साल 2020 में भी ऐसी ही एक आग लगी थी। जी बिल्कुल। वहां रहने वाले निवासियों ने उस वक्त भी अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थी, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई फायर ऑडिट नहीं हुआ, सुरक्षा नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कार के डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाल बत्ती जल रही हो और आप उसे बस नजरअंदाज करते रहें जब तक गाड़ी रुक ना जाए, जब तक कि खलती हुई कार के इंजन में ही भयंकर आग न लग जाए। 2020 की वो आग की घटना वही वार्निंग लाइट थी जिसे सिस्टम ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इस तरह की चेतावनियों को अनदेखा करने के पीछे ना कई प्रशासनिक और कानूनी उलझनें भी होती है। कैसी उलझनें? अक्सर ये स्लम बस्तियां कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, अवैध होती हैं। और क्योंकि वे अवैध मानी जाती हैं, इसलिए सरकारी विभाग वहां औपचारिक रूप से फायर ऑडिट या सुरक्षा निरीक्षण करने से बचते हैं। ओहो, मतलब कागजी दिक्कत है। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने वहां सुरक्षा ढांचे के लिए पैसे खर्च किए या ऑडिट रिपोर्ट बनाई, तो इसका मतलब होगा कि वे उस अवैध बस्ती को कानूनी मान्यता दे रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब तर्क है। इसी जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप और कानूनी पेचीदगियों के बीच ना वहां रहने वाले लोगों की बुनियादी सुरक्षा को एकदम ताक पर रख दिया जाता है। जान की कोई कीमत ही नहीं। जब आप किसी घनी आबादी वाले इलाके में सुरक्षा मानकों को लागू करने से कतराते हैं, तो आप दरअसल अगली आपदा के लिए जमीन तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है।
कोई भी शहर सिर्फ उसकी चौड़ी सड़कों या ऊंची इमारतों से सुरक्षित नहीं बनता। उसकी असल सुरक्षा उसके सबसे कमजोर और घने हिस्सों की स्थिति से मापी जाती है। एकदम। अगर 2020 की घटना के बाद संकरी गलियों को थोड़ा व्यवस्थित करने, बिजली के तारों को सुरक्षित करने या लोगों को गैस रिसाव के प्रति जागरूक करने पर कोई ठोस कदम उठाया गया होता ना, तो शायद 2026 का ये डरावना मंजर कभी देखने को ही नहीं मिलता। तब इस पूरी घटना और इसके विस्तृत विश्लेषण से हम क्या सीख ले सकते हैं? हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत स्पष्ट रूप से भविष्य के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की ओर इशारा करती है। हाँ, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, एलपीजी सिलेंडरों को हमेशा ऐसी जगहों पर रखा जाना चाहिए जहां हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो। बहुत जरूरी है ये। बंद, दम खोटू और छोटी झोपड़ियों में जहां जमीन के स्तर पर गैस बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, वहां एक छोटा सा रिसाव भी भयंकर तबाही ला सकता है, जैसा हमने देखा। दूसरी बात, स्लम और घनी बस्तियों के लिए फायर हाइड्रेंट और आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट्स का होना कोई अमीरों की विलासिता नहीं है, बल्कि एक बुनियादी जीवन रक्षक जरूरत है। बिल्कुल। कम से कम मुख्य गलियां इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि आपात स्थिति में बचाव दल अंदर पहुंच सकें। और इसके अलावा इसके साथ ही सरकारी स्तर पर नियमित सुरक्षा ऑडिट की बहुत सख्त जरूरत है। भले ही कोई बस्ती अनधिकृत हो, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की जान की कीमत किसी कानूनी कागज से कम नहीं होती। सही बात है। आग ये देखकर नहीं लगती कि जमीन वैध है या अवैध। और इन सबसे ऊपर जन जागरूकता की सख्त आवश्यकता है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आम लोगों को पता होना चाहिए कि गैस रिसाव की गंध को कैसे पहचानना है, रेगुलेटर को कब बंद करना है। और अगर आग लग जाए तो पहला कदम पानी डालना नहीं, बल्कि उस जगह से दूर भागना और दूसरों को सुरक्षित करना होना चाहिए। देखिए, ये घटना सिर्फ लखनऊ के एक इलाके की खबर नहीं है जिसे हम कल भूल जाएं। सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हर शहर की कहानी हो सकती है। ये हमारे तेजी से बढ़ते अनियोजित शहरों में सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के बीच हो रहे टकराव का एक बहुत ही स्पष्ट और जीवंत उदाहरण है। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य श्रोताओं को डराना नहीं है, बल्कि उस विज्ञान और सिस्टम की कमियों से अवगत कराना है जो हमारे आसपास मौजूद हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। सही कहा आपने। और जब हम इस तरह की घटनाओं के मूल कारणों को समझते हैं ना, तभी हम एक समाज के रूप में बेहतर सवाल पूछ सकते हैं और अपने आसपास के बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग कर सकते हैं। इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए मैं एक विचार आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। जरा सोचिए, आज के समय में हमारे शहर लगातार घने होते जा रहे हैं। लाखों लोग बेहद तंग और छोटी जगहों पर खाना पकाने के लिए इन्हीं एलपीजी सिलेंडरों पर पूरी तरह निर्भर हैं। बिल्कुल, हर घर में है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम अनजाने में अपने ही आसपास ऐसे हजारों अनएक्सप्लोडेड डोमिनोज यानी बिना फटे बमों के बीच तो नहीं रह रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर आज इसी वक्त अगर किसी के भी मोहल्ले या उनकी अपनी संकरी गली में ऐसी कोई चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, तो क्या वहां से सुरक्षित भागने का कोई खुला रास्ता है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा।